बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री अनंत कुमार जी का, जिन्होंने वो -40 डिग्री टेम्परेचर में किस तरह से सैनिक वहां पर काम कर रहे हैं वो याद दिलाया। मित्रों, युवा मोर्चा गदगद है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस यात्रा को आशीर्वाद देने के लिए आज स्वयं पठानकोट में विराजमान है, विद्यमान है। अब मैं भाषण के लिए आमंत्रित करूंगा। गुजरात हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, उस सारे चुनाव की रणनीति की कमांड वो हाथ में रखकर अनेकों प्रदेशों में सरकार बनाई। उन्होंने अपने नेतृत्व में रणनीति बनाकर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री अरुण जेटली जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए और इस देश की तरुणाई को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के हम सब के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री शांता कुमार जी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और हम सब की नेता आदरणीय बहन सुषमा स्वराज जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अनंत कुमार जी, श्री जगत प्रकाश जी नड्डा, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, इस यात्रा के नायक भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर जी, सांसद श्री नवजोत सिद्धू जी, श्री मनोरंजन कालिया जी और देश के कोने कोने से आए हुए जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मित्रों, मैं सबसे पहले आप सबके नेता और इस राष्ट्रीय एकता यात्रा के नायक श्री अनुराग ठाकुर जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इस ऐतिहासिक यात्रा का मार्गदर्शन उन्होंने किया है। जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता जो यहां पर आए हैं, कोलकाता से लेकर यहां तक जिन्होंने आयोजन किया इस यात्रा का, और आज भी जम्मू और श्रीनगर में वहां की पुलिस और सरकार से जूझ रहे हैं, उन सबको मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। सुषमा जी को, आनंद कुमार जी को और मुझे इस कार्यक्रम में आना नहीं था, और सच में हम आए भी नहीं, हमें तो जबरदस्ती इस कार्यक्रम में लाया गया। यहां आने के बाद जब अपने सब नेतागण बोल रहे थे तो मुझे वो दृश्य इतिहास का याद आया जो पुस्तकों में हमने पढ़ा है, कई बार सिनेमा में देखा, कि आजादी की लड़ाई जब चलती थी तो उस संघर्ष का चिन्ह होता था तिरंगा, और आजादी की उस लड़ाई में जितने कार्यकर्ता शामिल होते थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो कहीं सड़क या बाजार पे निकलते थे, हाथ में तिरंगा होता था और वंदे मातरम का नारा होता था, और अंग्रेज की पुलिस उनको आकर पकड़ लेती थी। जब इस तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज बनाया और उस संविधान में यह लिख दिया जो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था, तो यह कल्पना थी कि वो इतिहास जहां तिरंगा एक विरोध का, एक क्रांति का चिन्ह है, आज इस देश के गौरव का, स्वाभिमान का चिन्ह होगा, इस देश की एकता का चिन्ह होगा। और शायद पहली बार इतिहास में आजादी के बाद ये अवसर आया है कि तिरंगा हाथ में पकड़ा जाए और उसको लेकर, उसके गौरव को लेकर
उसको कहीं लहराया जाए, ये जम्मू कश्मीर की सरकार या केंद्र की सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर उसको अपराध घोषित कर दिया है। हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए आज जम्मू में पकड़े जा रहे हैं। कभी कल्पना नहीं की होगी इस देश के निर्माताओं ने, इस देश के संविधान के निर्माताओं ने, कि ये सरकारें वो अपमान करेंगी इस राष्ट्रीय ध्वज का। कई बार अनुराग जी, आपकी यात्रा के दौरान बहस में लोग हमसे पूछते थे कि इसकी आवश्यकता क्या थी कि आपके युवा मोर्चा ने राष्ट्रीय ध्वज हाथ में पकड़कर इस यात्रा का आयोजन किया है। इस यात्रा के समारोह के समय शायद इसका उत्तर देने की भी आज आवश्यकता नहीं है। इस यात्रा का विरोध करने वाले कि आजाद और स्वतंत्र हिंदुस्तान में कश्मीर में जाकर राष्ट्रीय ध्वज न फहराओ, ये कहने वाले आज भी इस लोक में, देश में जीवित हैं। और क्योंकि बड़ी जोर से कह रहे हैं इस बात को, यही कारण है कि कश्मीर के अंदर जाकर राष्ट्रीय ध्वज फहराना आज भी आवश्यक हो चुका है। आप कल्पना कीजिए, आज से 3 महीने पहले दिल्ली के अंदर एक सम्मेलन हुआ जिसमें सभी अलगाववादी इकट्ठे थे। कश्मीर से भी आए, कुछ 2-4 खालिस्तानी बचे हैं तो वो भी वहां आ गए, नागालैंड मिजोरम से लोग आए और वहां भाषण दिए गए। ये एक अस्वाभाविक देश है, ये देश एक होना ही नहीं चाहिए था। इस देश का टूटना तय है और योजनाएं बनाई गई इस नक्शे के ऊपर इस देश के कि कौन कौन सा हिस्सा है जो इस देश से टूट सकता है। हाहाकार मच गया, लेकिन केंद्र की ये नपुंसक सरकार देखती रह गई, मूर्ख नक्सर रह गई, कोई कार्रवाई उन पे नहीं की और ये कहती रह गई कि ये देश को तो तोड़ने वाले हैं, वो तो कभी सिर्फ अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार, फ्री स्पीच का अधिकार इसका प्रयोग कर रहे हैं। हम क्या कर